अभी आपकी जेब में एक ऐसा कागज पड़ा है जिसकी असली कीमत शायद कुछ भी नहीं है, और मेरा मतलब लिटरली कुछ भी नहीं। उसके पीछे ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना ही कोई कमोडिटी है। वो किसी टेंजिबल चीज में रिडीम नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ पेपर पर छपा एक प्रॉमिस है, एक ऐसी गवर्नमेंट का प्रॉमिस जो खुद उस पैसे से ज्यादा खर्च कर चुकी है जितना उसके पास है, और फिर भी आप उसी कागज के बदले खाना खरीदते हैं, घर लेते हैं, जीवन की लगभग हर जरूरत पूरी करते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स में से एक यही है। हम सब ने कलेक्टिवली ये मान लिया है कि एक प्रिंटेड पेपर ही वेल्थ है, लेकिन असली सवाल ये नहीं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। असली सवाल ये है, ये भरोसा कितने समय तक टिकेगा, क्योंकि अभी चुपचाप हर फाइनेंशियल हेडलाइन के पीछे ये एग्रीमेंट धीरे धीरे क्रैक होना शुरू हो चुका है। ये कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। पिछले लगभग 100 वर्षों में कम से कम 17 नेशनल करेंसीज कोलैप्स हो चुकी हैं। जर्मनी, जिम्बाब्वे, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, यूगोस्लाविया। लोग एक सुबह सो के उठे और पाया कि जिस करेंसी पर उन्होंने सालों भरोसा किया वो अब कल जितनी वैल्यूएबल नहीं रही। और हर बार सर्वाइविंग सिटीजन्स ने एक ही बात कही, हमें लगा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। इसलिए आज क्या हो रहा है ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। क्योंकि पेपर मनी की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, ये ट्रस्ट की कहानी है, पार की कहानी है, और उस मोमेंट की कहानी है जब मनी कंट्रोल करने वालों को ये एहसास हुआ कि कोई भी एक्चुअल मैथ नहीं देख रहा। लगभग 5000 साल पीछे चलते हैं। उस समय मनी जैसा कुछ नहीं था। लोग सीधे चीजों का एक्सचेंज करते थे। आपके पास गेहूं है, मेरे पास जूते हैं, हम ट्रेड कर लेते हैं। सिंपल, ऑनेस्ट, लेकिन बेहद इनएफिशिएंट। प्रॉब्लम तब आती थी जब शू मेकर को आपका गेहूं चाहिए ही नहीं। इकोनॉमिस्ट इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, आम लोग इसे हेडेक कहते थे। तो ह्यूमैनिटी ने एक वर्क अराउंड बनाया, ऐसी चीज जिसे हर कोई वैल्यू स्टोर की तरह एक्सेप्ट करे। पहले सी शेल्स आए, फिर सॉल्ट, इसीलिए सैलरी शब्द भी सॉल्ट से निकला है। फिर मेटल्स आए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, और आखिर में गोल्ड। गोल्ड सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल नहीं बना क्योंकि वो सुंदर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्कैर्स था, ड्यूरेबल था, डिविजिबल था, और गोल्ड को फेक करना लगभग इम्पॉसिबल था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप गोल्ड को बस प्रिंट नहीं कर सकते थे, सप्लाई लिमिटेड थी। सदियों तक सिस्टम इसी तरह चला, परफेक्ट नहीं लेकिन स्टेबल। फिर पिक्चर में पेपर आया। पहली पेपर करेंसी चीन में टैंग डायनेस्टी के दौरान आई, लगभग 618 एडी के आसपास। लेकिन वो टेक्निकली मनी नहीं थी, वो रिसीट थी। मर्चेंट्स अपना गोल्ड या सिल्वर किसी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन में जमा करते और बदले में एक पेपर नोट लेते। पेपर कैरी करना आसान था, कन्वीनियंट था। वो पेपर ही असली वेल्थ का रिप्रेजेंटेशन था जो कहीं वॉल्ट में रखी हुई थी। और यहीं कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। धीरे धीरे बैंक्स ने एक चीज नोटिस की, अधिकांश लोग अपना गोल्ड एक साथ वापस लेने नहीं आते थे। असल में किसी भी दिन बहुत कम लोग वॉल्ट तक पहुंचते थे, बाकी सभी पेपर इस्तेमाल करके खुश थे। तो बैंक्स ने एक डेंजरस आइडिया अपनाया। उन्होंने जितना गोल्ड वॉल्ट में था उससे ज्यादा पेपर रिसीट्स जारी करना शुरू कर दी। यानी उन्होंने टेक्निकली उस पैसे को लेंड करना शुरू किया जो उनके पास था ही नहीं। और जब तक हर कोई एक साथ अपना गोल्ड मांगने नहीं आया, सिस्टम चलता रहा। यही मॉडर्न बैंकिंग का हिडन फाउंडेशन है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। और पिछले 300 वर्षों की लगभग हर इकोनॉमिक बूम और फाइनेंशियल क्राइसिस किसी न किसी रूप में इसी सिस्टम से जुड़ा रहा है। काफी समय तक पेपर मनी और गोल्ड का रिश्ता बना रहा। गवर्नमेंट्स थ्योरेटिकली उतना गोल्ड रिजर्व में रखती थी जितना करेंसी सर्कुलेशन में थी। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया। अगर आपके पास ईयर 1900 में ब्रिटिश पाउंड होता तो थ्योरेटिकली आप उसे बैंक में जाकर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे। पेपर सिर्फ क्लेम था, असली वैल्यू गोल्ड थी। फिर आया वर्ल्ड वॉर 1 और वॉर्स बेहद एक्सपेंसिव होते हैं। गवर्नमेंट्स के पास एनफ गोल्ड नहीं था, तो उन्होंने वही किया जो लगभग हर इंस्टीट्यूशन करती है जब उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। उन्होंने ज्यादा पैसा प्रिंट किया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी
सभी ने वॉर फाइनेंस करने के लिए गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी छोड़ दी और इंटरेस्टिंगली इकोनॉमी तुरंत कोलैप्स नहीं हुई। ट्रेड चलता रहा, लोग पेपर एक्सेप्ट करते रहे। यही पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में एक डेंजरस थॉट आया, शायद गोल्ड उतना जरूरी है ही नहीं। फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, सिस्टम वॉबल करता रहा और आखिरकार 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट बना। 44 देशों ने फैसला किया कि सभी करेंसीज यूएस डॉलर से जुड़ेंगी और यूएस डॉलर गोल्ड से। तो ये तय हुआ कि $35 बराबर 1 आउंस ऑफ गोल्ड। अमेरिका ग्लोबल एंकर बन गया। सिस्टम लगभग 27 साल चला। फिर आया अगस्त 15, 1971। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और अनाउंस किया कि अमेरिका अब डॉलर को गोल्ड में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसे निक्सन शॉक कहा गया। असल में हुआ ये था कि अमेरिका जितना खर्च कर रहा था उसके मुकाबले उसके पास एनफ गोल्ड नहीं था। वियतनाम वॉर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आर्म्स रेस, मैथ पहले ही टूट चुका था। निक्सन ने सिर्फ ऑफिशियली अनाउंस किया और उसी दिन मॉडर्न फिएट मनी एरा शुरू हुआ। अब सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा आता है। जब आप मनी को किसी फिजिकल लिमिट से अलग कर देते हैं तो थियोरेटिकली उसकी सप्लाई की कोई नेचुरल सीमा नहीं बचती। 1971 में यूएस मनी सप्लाई लगभग $600 बिलियन थी और आज $21 ट्रिलियन से ज्यादा। पॉपुलेशन 35 टाइम्स नहीं बढ़ी, प्रोडक्टिविटी भी नहीं, लेकिन मनी सप्लाई एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़ी और इसी गैप को इन्फ्लेशन कहते हैं। कई दशकों तक इन्फ्लेशन मैनेजेबल रही। फिर आया 2020 कोविड पैंडेमिक। एक ही साल में अमेरिका ने अपनी हिस्ट्री में मौजूद सभी डॉलर्स का लगभग 40% एडिशनल क्रिएट कर दिया सिर्फ 12 महीनों में। रीजन स्टिमुलस स्पेंडिंग। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? 2021 से 2023 की इन्फ्लेशन वेव। ग्रॉसरीज महंगी, रेंट महंगा, फ्यूल महंगा, एवरीथिंग एक्सपेंसिव। ये मिस्ट्री नहीं थी, ये अरिथमेटिक थी। जब ज्यादा डॉलर्स वही लिमिटेड गुड्स चेज करते हैं तो प्राइसेस बढ़ते हैं। 1913 में फेडरल रिजर्व बनने के बाद से डॉलर की परचेजिंग पावर लगभग 97% गिर चुकी है। आज का $1 तब के सिर्फ 3 सेंट्स जितना वैल्यू रखता है। और इसी दौरान एक नई चीज राइज हुई, बिटकॉइन। बिटकॉइन 2009 में क्रिएट हुआ, वैसे ही समय जब दुनिया 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकल रही थी। एक ऐसा क्राइसिस जो लार्जली डेट फ्यूल्ड बैंकिंग सिस्टम की वजह से आया था। बिटकॉइन के फर्स्ट ब्लॉक में एक हिडन मैसेज था, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। यानी क्रिएटर साफ बताना चाहता था कि वो किस सिस्टम के खिलाफ अल्टरनेटिव बना रहा है। अब बिटकॉइन परफेक्ट सॉल्यूशन है या नहीं, ये डिबेटेबल है। वो वोलाटाइल रहा है, मैनिपुलेट भी हुआ, गवर्नमेंट्स ने बैन भी किया और अडॉप्ट भी। लेकिन एक चीज यूनिक है, उसकी सप्लाई मैथमेटिकली कैप्ड है। कुल 21 मिलियन बिटकॉइन। नो सेंट्रल बैंक, नो इमरजेंसी प्रिंटिंग, नो प्रेसिडेंट चेंजिंग रूल्स ओवरनाइट। और इंटरेस्टिंगली आज दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स भी फिर से गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना, इंडिया, टर्की, पोलैंड। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे कंट्रीज फिर वही क्वेश्चन पूछ रही हैं। अगर रिजर्व करेंसी कंट्रोलिंग नेशन चाहे तो क्या वो सिस्टम को वेपनाइज कर सकती है? तो हम एक बेहद स्ट्रेंज मोमेंट में पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया ऐसे पैसे पर चल रही है जिसकी बैकिंग लार्जली कलेक्टिव बिलीफ है, एक शेयर्ड कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट्स उसे इन्फोर्स करती हैं, बैंक्स उसे इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं और लोग उसे इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि बाकी सभी लोग भी कर रहे हैं। और अधिकांश समय तक ये सिस्टम काम करता है। लेकिन हिस्ट्री ये भी दिखाती है कि करेंसीज हमेशा फॉरएवर नहीं टिकती। हर मेजर करेंसी कभी ना कभी डोमिनेंट रही है। रोमन डेनारियस, स्पेनिश रियल, ब्रिटिश पाउंड और इवेंचुअली सभी रिप्लेस हुई। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मॉनेटरी सिस्टम्स बदलते हैं या नहीं, हिस्ट्री कहती है बदलते हैं। सवाल सिर्फ ये है, अगला बदलाव कब आएगा और अगला सिस्टम कैसा होगा। पेपर मनी शायद ह्यूमैनिटी की सबसे यूजफुल फिक्शन रही है, लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनआंसर्ड है, क्या अगला सिस्टम ज्यादा ऑनेस्ट होगा या बस उसी इल्यूजन को और बेहतर तरीके से हाइड करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।